आरक्षण जिसे करना था आबाद, सियासत ने किया उसे बर्बाद। कानूनी पेंच की पड़ी ऐसी मार, सियासत अब हो गई लाचार। जाट आरक्षण पर अदालती हथौड़ा। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। जाट आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या आरक्षण का सिर्फ सियासी इस्तेमाल हो रहा है और वोट की जुगाड़ में समाज का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आज बिग बुलेटिन में इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो हालात की हकीकत से होती है अमीरी और गरीबी की तहकीकात, लेकिन वोट मेले में जातियों के इतिहास पर भूगोल बदल जाते हैं, पैमाने बदल जाते हैं। साल 2014 की ही तो बात है जब वोट की बिसात पर सियासी मोहरों से खेलते हुए मनमोहन सरकार ने जाट आरक्षण की गोटियां बिछाई थी, अधिसूचना के जरिए जाटों को ओबीसी में शामिल करके। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने हथौड़ा चलाया तो कह दिया कि ये पैमाना ठीक नहीं। कांग्रेस के मुंह पे या सोनिया गांधी के मुंह पे संविधान के द्वारा बहुत तेज तमाचा है, जिसने राजनीतिक बेनिफिट्स के लिए इस देश के गरीबों पिछड़ों के साथ अन्याय करने की कोशिश की थी। कैटेगरिकली कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल क्लास को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ओबीसी नहीं कहा जा सकता। देयर हैज टू बी ए क्लास, नॉट द कास्ट। सच ही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हो आरक्षण का आधार। अब हक का हथियार उठाने वाले भी अंगड़ाई ले रहे हैं। मुझे पता लगा है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया है। ये भरतपुर और धौलपुर के जाटों के लिए, मैं कोर्ट के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। ये कहना चाहूंगा, एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद हमको पिछली बार यूपीए सरकार द्वारा, माननीय सोनिया जी द्वारा और माननीय मनमोहन सिंह जी द्वारा ये प्रयास हुआ और ये आरक्षण मिला और उस ऑर्डिनेंस को पर अब स्टे लगा दिया गया है। डिटेल मेरे पास है नहीं, लेकिन ये धौलपुर और भरतपुर के जाटों के साथ, खास तौर पे अन्य राज्यों के जाटों के साथ भी बहुत बड़ा एक अन्याय है। अब जाते जाते उन्होंने इसको लागू किया था। अब क्या ऐसी कमियां रही हैं, क्या उन्होंने ऐसी खामियां रखी हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो कमी रही, तभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है। तो मैं तो सारा का सारा इसमें कहीं गलती मानता हूं तो यूपीए सरकार की मानता हूं कि अगर वो ऐसी कमी खामी ना रखते तो आज ये दिन हमको देखने नहीं पड़ते। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विकास के सबसे निचले पायदान पर पैर टिकाए खड़े हैं, सामान्य जाति के जाल में लिपटे हुए। हर रोटी इनके हिस्से में बड़ी मशक्कत से आती है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है, क्योंकि राजनीति का वो आंवला है ये जातियां जिनके फायदे हजार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार। तो वर्तमान परिदृश्य में आरक्षण की जब भी बात होती है, देश के अंदर एक नई बहस चलती है कि आखिरकार क्या आरक्षण को कंटिन्यू रखा जाए और अगर कंटिन्यू रखा जाए तो किन किन को आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि आने वाले वक्त में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश चौधरी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बसंत चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और राजा राम मील, अध्यक्ष है राजस्थान जाट महासभा के। आप तीनों का स्वागत है। और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में जुड़े हैं। मेरा पहला सवाल सुरेश चौधरी जी आपसे ही है, उसके बाद वही सवाल जब मैं बसंत चौधरी जी से चाहूंगा। देश के अंदर वोट बैंक के लिए आरक्षण का इस्तेमाल होता है, इस बात की तस्दीक आज देश की सर्वोच्च अदालत ने भी कर दी। सुरेश चौधरी जी। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि वोट के लिए आरक्षण की बात होती है। जाट को जो आरक्षण मिला वो उसका हक था। चाहे आप जब देश गुलाम था, रियासतें टाइम थी, तब किसान के रूप में जाट अपनी जमीन से मेहनत करके, खेती करके, मजदूरी करके अपना पेट पालता था। शिक्षा का अभाव था। वो सारी, चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की हो, जब ही राजस्थान में आरक्षण मिला था, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। दिल्ली में जो आरक्षण मिला उसके 6 घंटे बाद में राजस्थान की गवर्नमेंट ने आरक्षण दे दिया था। आज दोनों पार्टी चाहती हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण दे दिया, अध्यादेश के द्वारा दिया।
इन्होंने जो भी पार्टी राजस्थान की पार्टी हो, चाहे केंद्र की पार्टी हो, चाहे भारत वर्ष का जाट हो, जाट का हक है, जाट ओबीसी में आता है। और मैं तो इससे आगे बढ़ के बोलूंगा कि जाट जाति की एससी और एसटी की जो आरक्षण है जी, वो उसकी जनसंख्या के आधार पे है। ओबीसी का आरक्षण भी उनकी जनसंख्या के आधार पे होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पे मिलना चाहिए और उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। चलिए ये जातियां, चलिए आपकी सुरेश चौधरी जी, आपकी पार्टी अगर इतना हक में होती तो चुनाव की पूर्व संध्या 5 मार्च 2014 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, शुरुआत में ही कर देती। आखिर बसंत चौधरी जी तस्दीक हो गई या नहीं हुई कि आरक्षण का बस राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश होती है सियासी दल, चाहे आपकी पार्टी हो या फिर सुरेश चौधरी जी की पार्टी हो? धर्मराज जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस ने चुनाव से ऐन वक्त आनन पानन में अध्यादेश लाकर ओबीसी की सभी जाति ओबीसी में जाटों को डालने का प्रयास किया और डाला, लेकिन कुछ त्रुटियां रही होगी, इसी कारण सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा आज डिसीजन के आधार पे आया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जाटों को जिस प्रकार से भारत की पॉपुलेशन का जो आधार है, जाटों की जनगणना जो कि अब जातिगत जनगणना हो चुकी है देश में, ठीक है, उस आधार पे आरक्षण का परसेंटेज बढ़ना चाहिए और जो वास्तव में दबा कुचला तबका है जाट समाज में, उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, चाहे सरकार किसी की भी हो। चलिए, लेकिन चलिए अगर मान लीजिए फायदा नहीं मिलता। राजा राम जी, लेकिन जो आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, राजा राम जी, कोर्ट ने कहा कि जाट संपन्न लोग हैं, आपको आरक्षण की क्या दरकार है? कोर्ट के फैसले का हम आदर करते हैं, लेकिन यह जो फैसला हुआ है ये जाट समाज के लिए बहुत दुखदायी है, बहुत खराब बात है। आरक्षण जाटों को राजस्थान में मिला, लोढ़ा आयोग था दिल्ली में, उन्होंने रिपोर्ट दी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आरक्षण दिया, यहाँ कांग्रेस ने दिया भरतपुर धौलपुर को छोड़ के। भरतपुर धौलपुर की बाद में आयोग से रिपोर्ट ली, रिपोर्ट लेके बाद में उनको दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं उसके बाद में ये 7-8 स्टेटें और हैं, उनको भी आरक्षण मिला, एक एक करके मिला, सब में आयोग की रिपोर्ट आकर के मिला। सिर्फ यह कह देना कि भाई ऑर्डिनेंस से ये लिया और इन्होंने दिया, मैं ये नहीं कहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई पार्टी गई, उसमें कांग्रेस ने भी एफिडेविट दिया और उसके बाद में बीजेपी ने भी सरकार आने के बाद में एफिडेविट दिया और जनरल अटॉर्नी जनरल आज वहां बहस करी। कार्रवाई आज बीजेपी कर रही है। मैं सोचता हूं सरकार की तरफ से या हमारे समाज की तरफ से कोई कमियां रही होगी तो उन्होंने जैसे कहा, उन्होंने कहा जाति के नाम पे आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण चलिए, अब पैरवी में कमी रह गई है, पैरवी में कमी रह गई है, ये आप पैरवी में कमी रह गई है, हम इसमें रिव्यू करेंगे। चलिए आगे, हम इसमें अपर बेंच में जाइएगा, अपर बेंच में जाइएगा। ठीक है, हम इसमें रिव्यू करेंगे जी को चर्चा में ये कोर्ट को कन्विंस करेंगे और कोर्ट को चलिए आना पड़ेगा। बिल्कुल आगे आपके रास्ते खुले हैं। एक बात और कह दूं कि इससे ऊपर बढ़ के आखिर सबसे ऊपर पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ने पहले भी दिया था और पार्लियामेंट फिर भी हमारे साथ खड़ी है। तो उसके बाद क्या हुआ ये भी आपको पता होगा। राजा राम जी, अमिताभ जी को चर्चा में लाऊंगा। अमिताभ जी, एक नई बहस जरूर निकल आई है आज के इस फैसले से। देखिए, मुझे वो दिन याद है जिस दिन मनमोहन सिंह ये अध्यादेश लाए थे। उस दिन भी हमने बहस की थी और ये दो मित्र तो नहीं थे, लेकिन राजा राम जी हमारे साथ थे। मैंने तीन बातें कही थी राजा राम जी से, उन्होंने तीनों नहीं मानी थी। आज फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों बातों का उल्लेख कर दिया। उस दिन वो मेरी बात से सहमत नहीं थे, वो कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था कि सरकार खुदा नहीं, एक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आपके विरुद्ध है, आगे जाके आप अदालत में फंस जाएंगे। राजा राम मील जी मेरी बात को मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे नहीं सब ठीक है, हो जाएगा। अच्छा कर दिया, हो जाना चाहिए। मैंने कहा था कि केवल जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिल पाएगा, अदालत में इसकी स्क्रूटनी हो जाएगी, तब भी नहीं मान रहे थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, वो निर्णय तो केवल कुछ राज्यों में और राजस्थान के 2 जिलों में जाटों के रिजर्वेशन से संबंधित है, लेकिन उसका जो व्याप्ति है, उसकी जो व्यापकता है, वो बहुत बड़ी है।
अद्भुत बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, अद्भुत बात जो नेता कभी नहीं सोच सकते और सोच भी ले तो कर नहीं सकते मारे डर के। उस पर भी राय बनानी पड़ेगी भाजपा और कांग्रेस जैसे दलों को। मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने कितनी जातियां इस लिस्ट से बाहर की, ये बताओ, केवल जोड़े चले जा रहे हो, ये नहीं चलेगा। और एक बात मैं और कह दूं, आज मैंने देश भर से प्रतिक्रियाएं सुनी, मैं बहुत अदब से कहूंगा, यह सोचना ठीक नहीं है कि सर कांग्रेस हमारे साथ, बीजेपी हमारे साथ, पार्लियामेंट हमारे साथ, विधानसभा हमारे साथ, आरक्षण कोई भी देगा वो न्यायपालिका के समीक्षा के अधीन ही रहेगा। राजाराम मील जी, आपको समझने की बहुत जरूरत है ये बात, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री लिख देगा तो पत्थर की लकीर हो जाएगी, नहीं होगी। आखिर आरक्षण 50% के नीचे रहे, ये कैप भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, पार्लियामेंट का कैप नहीं है, मानना ही होगा। आज मैंने बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, सबने कहा जी कोर्ट क्या होता है। एक प्रतिक्रिया में सुन रहा था बड़े नेता की, उन्होंने कहा शाहबानों के मामले में फैसला पलट दिया था राजीव गांधी ने लोकसभा में, तो ये क्यों नहीं पलट देंगे। नहीं, ऐसे संभव नहीं, संभव नहीं तो मांग करके देख लीजिए, अगर संभव होगा तो सरकार उत्तर देगी। संभव नहीं, कानून की बारीकियों को समझना हमको पड़ेगा। इस बात पर कोई पार्टी क्यों नहीं बोलने को तैयार है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि केवल जोड़े जाएंगे, जोड़े जाएंगे, जोड़े जाएंगे। जिन जातियों का अपलिफ्टमेंट हो गया, एक स्तर से ऊपर आ गई, वो लोग हटेंगे नहीं क्या उसमें से। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, किसी राजनेता ने चूं नहीं की इस पर, चूं। और एक दूसरा सवाल, छोड़िए जाट क्या कह रहे और ठाकुर क्या कह रहे और ब्राह्मण क्या कह रहे, जातियों से एक क्षण के लिए परे भी हो जाए देश के लिए कभी। दूसरा सवाल इतना अद्भुत उसने उठाया, उसने कहा जो किन्नर हैं इनसे ज्यादा कोई पिछड़ा है क्या। अदर बैकवर्ड कास्ट का मतलब क्या, अन्य पिछड़ी जातियां ना, ये ओबीसी क्या बला है, यही ना इसका नाम है, अन्य पिछड़ी जातियों का समूह। उन्होंने कहा इनके बारे में सरकार कानून लाए, इनसे ज्यादा पिछड़ा कोई नहीं। ठीक बात। मनमोहन सिंह की सरकार जब ये निर्णय लेकर आई थी, अधिसूचना उसने अध्यादेश लाई थी, तभी मैंने कहा था ये आधा अधूरा अध्यादेश टिकेगा नहीं, ये आपको चुनाव तो पार करा देगा लेकिन उसके बाद टिकेगा नहीं। मोदी जी समर्थन करे और चाहे मोहन भागवत जी भी समर्थन करने लगे तो भी नहीं टिकने वाला था, क्योंकि आरक्षण के लिए एक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति मैंडेटरी है, बाध्यकारी है, ऑप्शनल नहीं है कि लें कि नहीं लें। उस दिन मैंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति पढ़ के भी सुनाई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका उल्लेख किया है अपने जजमेंट में, तब मेरे मित्र मानने को तैयार नहीं थे। आज अवसर आया है, इस बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। आरक्षण के मसले पर एक बड़े दृष्टिकोण से इस मुल्क में बहस जरूरी है। ये 2-4 जिलों का मसला नहीं, 2-4 सूबों का मसला नहीं। हिंदुस्तान आरक्षण के रास्ते पर कैसे चले, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ गाइडलाइंस आज दी हैं, उन पर विचार करने की जरूरत है, तब जाके देश में एक रास्ता निकलेगा। आखिरकार राजाराम मील जी, जो जिस चीज का जिक्र अमिताभ जी ने किया, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में हम चीजों को क्यों नहीं देख रहे हैं। आप एक जाति विशेष में बंद के क्यों रह जा रहे हैं। क्या आपको सिर्फ एक जाति विशेष की राजनीति करनी है, इसलिए आप उस जाट महासभा के सामने साथ आ रहे हैं। आप लॉन्गर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट में भी पॉइंट लिखे हुए थे 36। उस 36 पॉइंटों को जाट समाज ही फुलफिल करता है। जाट समाज सबसे बड़ा कर्षक कौम है। हर जगह गांव और ढाणी के अंदर आपको आखिरी सिरे पे कोई जाट मिलेगा। आज जाट देश की सेवा जाट करते हैं, आज अन्न पैदा जाट करते हैं, गरीब कौम है, गांव के अंदर खेती करता है, तो आरक्षण किसको मिले, किसको दे रहे हैं। पैसे वाला राजाराम जी, हर आदमी हर जात देश की सेवा कर रहे हैं। ये मत बोलिए केवल एक ही कर रहा है, सब लोग देश की सेवा कर रहे हैं। देश केवल आपकी सेवा से थोड़ी ना बड़ा बन गया, देश में तो सबने सेवा की, 1.25 अरब लोगों ने सेवा की, अगड़े भी, पिछड़े भी, दलित भी, अनुसूचित जाति भी, आदिवासी भी, गिरवासी भी, वनवासी भी, तब देश आगे बढ़ा है।
कोई आपके भरोसे पड़ गया क्या? मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई आदमी अगर ये बात वो कहिए जो देश को अच्छी लगे, सबको सुहाए। क्रीम लेयर लागू है ना, क्रीम लेयर लागू है ना, उसमें फिर कौन सी बात आ गई? दिक्कत कहां आ रही है? अदालत को नहीं समझा पाए ना आप, दिक्कत कहां आ रही है? टीवी पर तो समझा रहे हो, नहीं समझा पाए ना आपके वकील। अदालत अभी समझेगी, नहीं समझा पाए, देंगे। नहीं समझ रहे थे आप 5 फरवरी को भी नहीं समझने को तैयार थे और आज भी समझने को तैयार नहीं है। यही तो खूबसूरती है। 5 फरवरी को जितनी बातें मैंने 3 मुद्दे उठाए थे, तब भी आप ना कर रहे थे। एक बार आपके चैनल पे जब दोबारा आएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमने क्या कहा था और क्या हुआ। हम ये कह रहे हैं कि रिव्यू में जाएंगे, सरकार और हमारा समाज वो अदालत को सबूत पेश नहीं कर पाए या उनको कन्विंस नहीं कर पाए, वो बात हम वापिस फिर कन्विंस करेंगे। और रही बात ऑर्डिनेंस की नहीं है तो पार्लियामेंट से भी कानून आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां हकदार है तो हकदार रहेगा। ऑर्डिनेंस को अगर कैंसिल किया, खारिज किया या कमियां रही तो वो कमियां दोबारा पूर्ति भी की जा सकती है। सरकार आज भी साथ खड़ी है, न्याय के साथ खड़ी है सरकार, और हमें कोर्ट की आदेश का ठीक है राजा राम जी, ठीक है आपकी बात। आगे मिल साहब, आगे आपकी बात। सुरेश चौधरी जी, एक बात आज देश भर में आई, मेरे ख्याल से जानकारी के अभाव के चलते ऐसी बात आ रही है। आप लोग राजनीतिक लोग हो, शायद बेहतर समझ पाओ। पार्लियामेंट भी कानून बना दे, है ना, अध्यादेश नहीं, पार्लियामेंट कानून बना दे, एक्ट बना दे, फिर भी जुडिशियल रिव्यू में जाती है चीज। जुडिशियल रिव्यू पर रोक नहीं है। मेरे ख्याल से शायद अभी इस वर्ग के जो जातियों के नेता है वो इस बात को समझ नहीं पाते, इस बारीकी को। वो तो अपनी रॉ में बोलते हैं, अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लेकिन उसमें को मुझे बहुत आपत्ति नहीं। लेकिन तकनीकी स्थिति ये है, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने कानून बनाया था 5% माइनॉरिटी को रिजर्वेशन का, मेजॉरिटी से बनाया था, पास हो गया कानून। सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं चल सकता। याद है ना सुरेश चौधरी जी? जी जी जी। तो पार्लियामेंट में कानून बने या अध्यादेश आए, उससे क्या फर्क पड़ता है सुरेश चौधरी जी? नहीं अग्निहोत्री जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो भी चाहे किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का मामला हो और समाज का मामला हो, हम न्यायपालिका की इज्जत करते हैं, न्यायपालिका के फैसले का आदर करते हैं। इस फैसले को डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें जो भी समाज की चाहे पैरवी करने में कहीं कमी रही हो, चाहे राजनीतिक दल की कहीं कमी रही हो, जाट को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, ये फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखने होंगे। इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूं। उसमें जो भी कमी है वो कमी कागजी को फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, इस बात में भी मैं सहमत हूं। लेकिन मैं स्वयं का मत रखने का हक रखता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की जाट को आरक्षण इसलिए मिला कि वो पिछड़ा हुआ है, गरीब तबके से आता है, वो खेत और खलियान में काम करता है, वो इस जमीन को चीर के भारत की जनता के लिए अन्न पैदा करता है। आप राजाराम जी की बात काट रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि देश की सेवा और जातियां नहीं करती, सभी धर्म के सभी धर्म करते हैं। मैं कह रहा हूं ये बोलो, आप मेरी बात तो सुने, आप मेरी बात तो सुने, मैं आप वाली बात कर रहा हूं जी। सभी जाति, सभी धर्म, सभी बिरादरी, सभी वर्ग देश की सेवा करने के लिए आतुर है, करते हैं। लेकिन जाट समाज इसमें अग्रणीय भूमिका में खड़ा है, ये डेटा है, उसको भी अपन नहीं नकार सकते। देश की सीमा पे जाट कितना खड़ा है, अन्य जाति कितना खड़े हैं, ये डेटा है। पुलिस में जाट कितना है, देश की रक्षा के लिए जाट सीना तान के बॉर्डर पे खड़ा है, ये भी डेटा है, इनको अपन नहीं नकार सकते। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सब धर्म, सब जाति, सब वर्ग करते हैं, करना भी चाहिए, देश के लिए सबको समर्पित रहना चाहिए। लेकिन जाट पिछड़ा हुआ है, गरीब तबके से है, उसके रोजगार का साधन केवल खेती है। खेती आज के दिन प्रॉफिट का बिजनेस नहीं रही, प्रॉफिट की जगह नहीं रही, खेती में इनकम नहीं है, इसलिए जाट को उसका हक है, आरक्षण के माध्यम से उसका हक मिलना चाहिए। उसके लिए जो भी कमी रही है, हमारा समाज जाएगा, कोर्ट में भी जाएगा, अन्य राजनीतिक पार्टियों के पास भी जाएगा, जो कमी रही उसकी पूर्ति करने का भरसक। सुरेश चौधरी जी, एक जिक्र में आपने कहा कि हर जगह पर अब जाट बिरादरी अग्रणीय है, गोरखा रेजिमेंट भी है, बहुत छोटा है, बहुत कहा ना, मैंने ये नहीं कहा नहीं कर सबको आरक्षण नहीं दिया जा सकता, सबको नहीं दिया जा सकता। ठीक है बसंत जी, जो आज पूरा कोर्ट का आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट का,
हम एक दो टॉप की चीजों पर बात कर रहे हैं, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसके नीचे भी कुछ चीजें कही गई हैं। आखिरकार उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? कोर्ट ने कहा कि पिछले 6-7 दशकों में आपने ऐड किया, आपने किसी को बाहर क्यों नहीं निकाला? यह तो बड़ा मुद्दा है, आने वाले वक्त में इसी चीज पर ज्यादा जोर होगा। क्यों नहीं आपकी पार्टी बोल रही है? देखिए, निकालने की जो बात है, ओबीसी आरक्षण में जाटों को जब लिया तो क्रिमिनल लेयर साथ में लगाया कि जो व्यक्ति टैक्स देता है वो उसका आरक्षण का फायदा नहीं लेगा। तो अगर कोई समाज में संपन्नता किसी में आ गई तो वो उस आरक्षण का फायदा नहीं ले रहा है। आप समझने की कोशिश करिए, ये फीड नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट को कि ये बहुत बड़ी संख्या है जाट की हिंदुस्तान में, भारत में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। और संख्या नहीं, मेरा सवाल था आरक्षण के नहीं, बसंत चौधरी जी आपका सवाल नहीं समझ रहे। सारे लोगों को आरक्षण के प्रावधान में है कि आप अगर जोड़ते हैं तो समय के साथ निकालिए भी। मेरा मूल सवाल यह है, आखिरकार 6-7 दशकों में एक जाति बता दीजिए जिनको निकाला गया। इसमें ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था है। ये आरक्षण देने से पहले ये व्यवस्था की है कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स देता है, जो व्यक्ति इनकम टैक्स देगा वो इस आरक्षण से बाहर हो जाएगा। बसंत तो आपको भी समझने की आवश्यकता है। बसंत चौधरी जी, आप हो गया, आप इस आरक्षण का फायदा नहीं ले सकता। मेरा सवाल जिस रूट पे जा रहा है आप डाइवर्ट कर दे रहे हैं। नहीं, डाइवर्ट नहीं कर रहा मैं। आप अगर जनसंख्या पर जाइएगा, जनसंख्या के आधार पर अगर जनसंख्या पर जाइएगा तो फिर चीजें दूसरी ओर चली जाएंगी। किस जाति की कितनी जनसंख्या है? भाई, जाटों में जो व्यक्ति आप कह रहे हो कि संपन्न है, एजुकेशन में है, नौकरियों में है, तो वो टैक्स दे रहा है, तो वो बसंत चौधरी जी, मेरा मानना यह है कि ज्यादातर एससी और एसटी में नहीं है। बसंत चौधरी जी, में आरक्षण में ही ये व्यवस्था है। बसंत चौधरी जी, समझने की आवश्यकता है। राजनीति की शुरुआत जाति के आधार पर पूरे देश में लोग करते हैं, तो आप लोगों की मजबूरी भी हम समझ सकते हैं। नहीं, यही मूल बात है, यही मूल बात है। ये एससी और एसटी में नहीं है ये व्यवस्था, ये व्यवस्था ओबीसी में ही है मात्र। एक मिनट, ठीक है। अमिताभ जी, कहीं ना कहीं जो मूल सवाल हम रख रहे हैं उससे दोनों जो मुख्य राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि भागने की कोशिश कर, उस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। पहले तो मैं बताऊं, एससी एसटी का जब आप लोग बार बार नाम लेते हो तो समझना चाहिए, पता नहीं कितने लोगों ने संविधान सभा की बहस पढ़ी है। जब आरक्षण पर संविधान सभा विचार कर रही थी तो उस वक्त की बहसें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है मुझे पता नहीं। बहुत लंबी बहस चली थी इस पर, और पूरी संविधान सभा 366 लोगों की, उसमें हम लोगों से बड़े काबिल लोग थे। हम लोग तो उतने काबिल कभी हो नहीं सकते जितने वो लोग काबिल थे, हमारे पूर्वज जो उस सभा में बैठ रहे थे। भारत भर का सर्वोच्च ब्रेन वहां मौजूद था। तब ये कहा गया कि भाई हजारों साल की जलालत है इस जात के पीछे, इस वर्ग के पीछे, दलित के। उस जलालत की प्रायश्चित के लिए इस देश ने यह स्वीकार किया कि आपको मुख्य धारा में लाना है। बाकी किसी रिजर्वेशन पर यह मान्यता नहीं लागू हो सकती। इसीलिए जब जब सरकारों ने बैकडोर से यह कोशिश की कि मजहब के नाम पर आरक्षण दे दे, कोर्ट्स ने रिजेक्ट किया। एक बार कोशिश थोड़ी नहीं हुई, कई बार कोशिशें हुई। वो एक्सेप्शनल केस है। और दूसरी बात मैं कहूं, जब हम ये कहते हैं कि देश की सेवा केवल हम एक वर्ग ने की, तो हम तोड़ने वाली बात करते हैं। जवाहरलाल जी जाट नहीं थे, इंदिरा गांधी जाट नहीं थी, महात्मा गांधी जाट नहीं थे, राम मनोहर लोहिया जाट नहीं थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जाट नहीं थे, नरेंद्र मोदी जाट नहीं है, वाजपेयी जाट नहीं है, तो उन्होंने देश की सेवा नहीं की। अशोक गहलोत जाट नहीं है, उन्होंने सेवा नहीं की क्या? हरदीप जोशी जाट नहीं थे, उन्होंने सेवा नहीं की क्या? ये बात ठीक नहीं। ये बातें दूसरे वर्ग के लोग जब सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा ना। ऐसी वाणी बोलिए, कहा ना कबीर ने, वैसे वाणी बोलिए तो शायद सबको बेहतर। ये भी एक पिछड़ापन का ही है। ये जो आप कह रहे हो ना, ये भी पिछड़ापन में आते हैं। इसमें आप उसे अपने साथ नहीं, आप उसे अपने चतुर नहीं है, आप उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। बसंत चौधरी जी, उसे आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। श्रेणी में आते हैं हम। नहीं, कमजोर आप मामले में। चलिए, वक्त हमारा खत्म हो रहा है। राजा राम मील जी, जो फैसला आया है, आप कह रहे हैं कि आप अपर बेंच में जाइएगा, लेकिन जिस चीज पे हम मूल रूप से आज फोकस कर रहे हैं, आखिरकार औचित्य पे तो जरूर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार औचित्य क्या रह गया आरक्षण का। जब कोर्ट मान रहा है कि आप संपन्न है, फिर भी आप अडिग है कि अपर बेंच पे जाइएगा। वहां भी हो सकता है कि पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कोई फैसला आ जाए। हम रिव्यू करेंगे, सरकार हमारा साथ देगी, हम सरकार के साथ रहेंगे। और
रिव्यू में जाएंगे, कोर्ट को ये बात जो कमियां रहेगी वो पूर्ति करेंगे। उसमें भी हमें जो चीजें कम रही वो पूर्ति करके और इस चीज को क्लियर करेंगे। आज जाट समाज की आवश्यकता है। आज गांव में जाके किसी ने देखा है क्या? आज किसी खेत खलियान में जाके देखा है क्या? चलिए ठीक है, वक्त हमारा खत्म हो गया। आप आवाज बुलंद कीजिए, बिल्कुल कीजिए राजा राम जी, बिल्कुल बुलंद कीजिए। आप अपर बेंच में जाइए। नहीं, आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है। धर्मराज जी, पॉइंट ये है कि ओबीसी में क्रिमिनल सिस्टम है। क्रिमिनल सिस्टम आज हम तीनों बैठे, हमारे पे आरक्षण लागू नहीं है, हम आरक्षण नहीं ले सकते। जाट जाति में जो गरीब है, पिछड़ा है, जिस पर हम फिर कभी आएंगे, फिर आप लोगों को बुलाएंगे, फिर इस पर जरूर चर्चा करेंगे। वक्त हमारा सीमित होता है, फिर आएंगे, फिर आपको लेके आएंगे, आप फिर इसी मुद्दे पर आएंगे, आपको लेके आएंगे। अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी नहीं, उस गरीब समय को समझिए, समय को समझिए, सीमित वक्त होता है। सुरेश जी, बैठा है, गांव में बैठा है, सुरेश चौधरी जी की तरफ देखिए, सुरेश चौधरी वाले जाटों की तरफ मत देखिए। सुरेश चौधरी जी फिर इस मुद्दे को लेकर आएंगे, आपको बुलाएंगे। हम 36 कौम की इज्जत करते हैं। मैं ठीक है, समय हो गया भाई। सुरेश चौधरी जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सर विरोध नहीं कर रहे हैं। सर मेरी बात सुन लीजिए। नहीं कर रहे हैं। सुरेश चौधरी जी, मंच नहीं है भाइयों की इज्जत। सुरेश चौधरी जी, लेकिन हमारा ठीक है ना, सुरेश चौधरी जी उसमें प्रतिबद्धता नहीं। ठीक है, हम इस मुद्दे को लेकर फिर आएंगे। कहीं मजदूर लेने जाओगे ना, अरे तो अगर जाट 5 मजदूर खड़े, उनमें जाट मजदूर मिलेगा ना, सबसे पहले आप जाट मजदूर को लेके आओगे। अरे आप अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी नहीं, अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी इनको ठीक है भैया, समय खत्म हो गया। बसंत चौधरी, आप तो जानते हो बहस का फॉर्मेट, समय खत्म हो गया मित्र। नहीं, मैं ऐसी कौम है, बात आप मेहनती कौम है, बोलना शुरू कर दिया। आज दिन तक मेहनत के आधार पर अपने आप को खड़ा किया है। ठीक बात है, अब आपकी बात आ गई मित्र, समय खत्म हो गया। जितनी अच्छी अच्छी बातें थी सब आपने कही ली। मैं ये कह रहा हूं, ऐसी मत कहो ना, कहना जितनी बात कहनी थी मित्र, समय खत्म हो गया। आप पहली बात तो नहीं आए ना, आपने बोलने का समय कहां दिया? ये फिर जनसभा करिए, वहां बोलिए लंबा। जनसभा करिए, वहां 2 घंटे बोलिए। सुरेश चौधरी नो, सुरेश चौधरी अभी नहीं, बात खत्म हो गई। मैं बोलूंगा, आपने हमें इन्वाइट किया है, हम आपके बुलाए पे आए हैं, हम हमारी बात रखने आए हैं, हम हमारी बात रखने आए, केवल आपकी बात सुनने नहीं आए, हम हमारी बात रखने भी आए। सुरेश चौधरी, समय का पालन करेंगे कि नहीं? आप हमें भाषण का या वो उदाहरण नहीं दे। आप घड़ी का पालन करेंगे कि नहीं? फॉर्मेट का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? बहस का करेंगे, सब बात का करेंगे। सभा में बोल रहे हैं, ये मत कहिए। वही तो कह रहे हैं कि समय का पालन करिए, वही तो कह रहा हूं। समय का पालन कर रहे हैं सर, लेकिन हमारी बात तो सुनेंगे। आप आधे घंटे में नहीं कह पाए। नहीं, आधे घंटे में तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं कह पाए। आप इतने लंबे समय मुकदमा चला, आप अपनी बात नहीं समझा पाए। हम हमारी बात नहीं कह पाए, नहीं कह पाए, तो कह रहे हैं, नहीं कह पाए, नहीं कह रहे हैं। अगर आप इतने लंबे मुकदमे में अपनी बात नहीं रख पाए, देखिए तो क्या करेंगे? बसंत जी, माफी चाहूंगा मित्र, माफी चाहूंगा। नहीं, ये नहीं, ये मेरे शो को फॉर्मेट नहीं। पैरवी करने वाले में थे राजस्थान के लोग, और ना हमारा राजस्थान के आरक्षण में किसी प्रकार की कोई कमी आई है। राजस्थान का जो आरक्षण ओबीसी में जाटों को मिला हुआ था, वो चलिए के आधार पर चलिए बहुत वक्त हो गया। नहीं, अब नहीं बसंत जी, अब नहीं बसंत चौधरी जी, अब नहीं बसंत चौधरी जी, समझिए बसंत चौधरी जी, वक्त की पाबंदी होती है। बसंत चौधरी जी, डिसीजन नहीं आता। बसंत चौधरी जी, हमारे पास बसंत चौधरी जी, हमारे पास वक्त की पाबंदी होती है। सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंची, वक्त की पाबंदी होती है। नरेंद्र मोदी को बोलिएगा, केंद्र में आरक्षण मिलना कोई गुनाह नहीं है। इनकी आवाज म्यूट करो। नहीं, आप वक्त की पाबंदी समझिए, आप नरेंद्र मोदी को कहिएगा, रविशंकर प्रसाद को कहिएगा। भाई आवाज म्यूट कर दीजिए, ये लोग समय का पालन नहीं करना चाहते, इसलिए आवाज म्यूट कर दीजिए, है ना? ये समय का पालन करना तो सीखना पड़ेगा, इसके बिना तो बहस नहीं चल सकती हमारे यहां। माफ करिए, जितनी बातें यहां कह रहे उतनी बातें सुप्रीम कोर्ट में कहते, और सुप्रीम कोर्ट में अगर पैरवी नहीं हो रही थी तो आप जैसे विद्वान लोग कहां थे? क्यों नहीं की पैरवी? आप जैसे विद्वान भी इसी देश में थे ना, क्यों नहीं की जाके पैरवी? वहां ये बात आज समझ आई क्या? यहां समाचार प्रेस पर तब नहीं समझ आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है? बात क्यों नहीं गए आप सब लोग विद्वान लोग? आप लोगों ने, और अगर गरीबों का आधार है तो अन्य
तय कर ले मुल्क कि गरीबी के आधार पर आरक्षण होगा। तुम जो गरीब है, दो वर्गों में बांट दीजिए हिंदुस्तान, अमीर और गरीब, गरीब को आरक्षण मिल जाए, सारे लोग साथ हैं, फिर कहां बहस है? कोई बहस नहीं। लेकिन यह तय करना पड़ेगा, यह नहीं होगा कि मेरा गरीब गरीब है, पड़ोसी का गरीब गरीब नहीं मानूंगा, यह नहीं चलेगा अब मुल्क में। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ चीजों को किया। यह नहीं चलेगा कि मेरे मोहल्ले का गरीब गरीब और पड़ोसी मोहल्ले का गरीब को गरीब नहीं मानूंगा, उसको आरक्षण नहीं मिले। नहीं, फिर आइए एक ही लाइन तय कर लीजिए कि जो गरीब है उसको आरक्षण मिले, फिर हटा दीजिए जाति उसके बीच से। साहस है हम लोगों में। आइए हिंदुस्तान में एक नई पहल करें, एक नई शुरुआत करें, अदालतें भी उसके साथ खड़ी होंगी। एक नई व्यवस्था, ज्यादा प्रामाणिक व्यवस्था, ज्यादा विश्वसनीय व्यवस्था, जिसके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा बिना किंतु परंतु के कि जो गरीब है उसे सरकार से आरक्षण मिलना चाहिए। यह पंक्ति क्यों नहीं तय हो जाए, यह लाइन तय हो जाए। जातियों का आवरण हटा दीजिए, जातियों का आवरण हटा दीजिए, केवल गरीबी और अमीरी के आधार पर एक बार तय हो जाने दीजिए मुल्क में, हमेशा के लिए झंझट खत्म, कोई विवाद ही नहीं रहे, न अध्यादेश लाना पड़े और न मुकदमा लड़ना पड़े। साहस तो जुटाइए। गरीब के खिलाफ कौन है इस मुल्क में? कोई नहीं। जो गरीब है उसको सबसे पहले राहत मिलनी चाहिए। वो ब्राह्मण हो तो भी मिलनी चाहिए, वो ठाकुर हो तो भी मिलनी चाहिए, वो बनिया हो तो भी मिलनी चाहिए, वो मुसलमान हो तब भी मिलनी चाहिए, वो ईसाई हो तब भी मिलनी चाहिए, वो बौद्ध और जैन हो तो भी मिलनी चाहिए। जो गरीब है उसको आरक्षण क्यों नहीं मिले, उसको सुविधा क्यों नहीं मिले? इसी पर देश को आगे चलना चाहिए। जातियों के आधार पर विभाजन बहुत हो लिया, इस देश ने उसका बहुत खामियाजा भुगत लिया है। आइए एक नई सुबह का सृजन करें, एक ऐसे भारत की ओर चले जिसमें जातियां धीरे धीरे नेपथ्य में जाए और जो गरीब है वो हम सबकी मदद का हकदार बने, उसमें सरकार भी शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के चर्चा में बस इतना ही। सुरेश चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बसंत चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजाराम मिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।